देखिए छठा टैग वर्ड है रुचि एवं प्रेरणा। आपको बताया गया है कि प्रेरणा को ही हम लोग अभिप्रेरणा भी कहते हैं या अभिप्रेरण भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी जब भी लिखी रहेगी तो आपको क्या दिखाई देगा वहां पे? मोटिवेशन। क्या दिखाई देगा? मोटिवेशन का मतलब प्रेरणा भी हो जाता है, अभिप्रेरणा भी हो जाता है, प्रेरण भी हो जाता है और अभिप्रेरण भी हो जाता है। अब सबसे पहले ये देखिए कि रुचि और प्रेरणा आखिर होता क्या है। जैसे मान लीजिए आप तैयारी करना शुरू किए, पढ़ाई शुरू किए, आपका एक लक्ष्य है कि आपको क्या बनना है? शिक्षक बनना है। तो बताइए कि आप यहाँ से तैयारी शुरू किए, मान लीजिए 1 साल बीता, 2 साल बीता, बीच में कुछ क्या आती हैं? बाधाएं आती हैं। अब यह बाधाएं ऐसी भी हो सकती हैं जो हमारे नकारात्मक मित्र के कारण आए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा मित्र हमसे कहेगा कि अरे यार ये तो बहुत कठिन है, हम लोगों के बस की बात नहीं। या इस तरीके से आए कि कोई बीमारी अचानक आ गई और वहाँ पे एकदम समस्या ही समस्या आ गया, या आपको आर्थिक समस्या आ गई, आपके पास पैसा ही नहीं है कि आप पढ़ लिख पाएं। तो ऐसी जब बाधाएं अचानक आ जाती हैं तो यहाँ पे आवश्यकता होती है आपको किस चीज की? अभिप्रेरणा की, मोटिवेशन। अब वह मोटिवेशन करने वाला आपका अच्छा मित्र भी हो सकता है, आपका अच्छा शिक्षक भी हो सकता है, आपका आपके माता पिता भाई बहन कोई भी हो सकता है, जो आपको यहाँ इस बाधा से निकाल के फिर अभिप्रेरित करेगा और आप फिर यहाँ से धीरे 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 जाएंगे और अपने लक्ष्य की क्या कर लेंगे? प्राप्ति कर लेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो अभिप्रेरणा है, जो रुचि है, इसका मतलब है कि जो जब भी हमारे अंदर या हमारे अंदर नकारात्मक भावना आती हैं, बाधाएं आती हैं, तो उन बाधाओं से निकालने वाला जो काम करता है उस टर्म को ही हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा या मोटिवेशन कहते हैं। ठीक ऐसे ही जो बच्चे होते हैं उनको जब आप देखिए, बच्चों को पढ़ाने से पूर्व उनके अंदर ऐसे उदाहरण दीजिए, ऐसा पूर्व ज्ञान से जोड़िए कि बच्चे की रुचि अपने आप क्या हो जाए? जागृत हो जाए, या बच्चा क्या हो जाए? अभिप्रेरित हो जाए। अब इसी के लिए आपको बताया गया है कि अगर कोई बच्चा, जैसे आप में से अगर कोई अभिप्रेरित है और एक ऐसा बच्चा जो अभिप्रेरित नहीं है, जैसे देखिए ज्यादातर जो लड़के तेज होते हैं वह उनके अंदर अभिप्रेरणा की क्या होती है? कमी होती है। अभिप्रेरित रहते हैं लेकिन बीच बीच में वह क्या हो जाते हैं? डिमोटिवेट, या वो सोचते हैं कि मतलब भर्ती जल्दी से आए हम हो जाएं, या कुछ भी किसी भी कारण से उनके अंदर अभिप्रेरणा कम रहती। लेकिन जो कमजोर स्टूडेंट होते हैं वह धीरे 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 क्या रहते हैं? चलते रहते हैं। वो सोचते हैं कि बस हमारे अंदर ज्ञान बढ़ता रहे, हम कुछ सीखते रहें, हमारा हो या ना हो। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि एक कमजोर वाला बच्चा क्या हो जाता है? नौकरी पा जाता है, और एक तेज वाला बच्चा उस दिन सोचता है कि हमारे अंदर क्या कमी रह गई, हम तो पढ़े थे, हम तो पूरा मेहनत किए थे। लेकिन वही जो बीच बीच में कनेक्टिविटी यानी जो बाधाएं आ रही थी, उस बाधाओं से आपको निकालने वाला कोई भी अभिप्रेरित करने वाला, कोई भी आपके अंदर रुचि जागृत करने वाला उस समय आपको नहीं मिला। अगर मिल गया होता तो बस यही रुचि ही, किताबें सबके पास है, दिमाग सबके पास है, लेकिन कमजोर बच्चा भी नौकरी पा जाता है जल्दी से। ऐसा इसीलिए होता है कि बस वह क्या है? अभिप्रेरित है, वह अपने लक्ष्य के प्रति एकदम दृढ़ संकल्पित है। इसका मतलब क्या है कि अभिप्रेरित व्यक्ति जो होते हैं वो चुनौतीपूर्ण लक्ष्य या कार्य करने में क्या रहते हैं? डटे रहते हैं। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि कोई व्यक्ति अगर अभिप्रेरित है, अपने कार्य में डटा है, तो 100% सफलता मिलेगी। क्या ऐसा कहा जा सकता है? नहीं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो व्यक्ति अभिप्रेरित हो उसको भी असफलता ही मिलती चली जाए। लेकिन अगर हम अभिप्रेरित हैं तो हम सीखेंगे तो जरूर, और सीखेंगे तो हो सकता है कि हम सफल हो जाएं। तो यहाँ पे बच्चे को अभिप्रेरित करने के लिए
देखिए सबसे पहला क्या है, प्रस्तावना के प्रश्न का प्रयोग करना। आपको कई बार देखिए जितने भी ये पॉइंट लिखे गए हैं सब आपके सीटेट के ऑप्शन लिखे गए हैं, ठीक है। तो प्रस्तावना के प्रश्न का प्रयोग हम क्यों करते हैं, ताकि बच्चे के अंदर रुचि आए और बच्चा अभिप्रेरित हो। हमने कई बार आपको बताया है दीपावली वाला प्रश्न पूछते हैं, फिर बच्चा जो है जानता नहीं कि दीपावली में किस देवी देवता की पूजा होती है, और उसके अंदर अपने जिज्ञासा आ जाता है कि हम चाहे जैसे अफसर से पूछ कर ही क्या करेंगे, रहेंगे। इसका मतलब प्रस्तावना के प्रश्न के कारण बच्चों के अंदर क्या आती है, अभिप्रेरणा आती है। बच्चे सीखने के लिए तत्पर हो जाते हैं, सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनके अंदर रुचि आती है। दूसरा तरीका क्या है कि आप शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कर दिए। जैसे एक बच्चे को कक्षा 7 के बच्चे को आप पाचन पढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि मुख से पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, फिर भोजन आमाशय में जाता है, आमाशय से होता हुआ आप प्रत्यक्ष रूप से आपका यहाँ पे जो है डायरेक्ट जाता है कहाँ पे, छोटी आंत में, फिर छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल रहता है वो बड़ी आंत में जाके गुदा द्वार द्वारा क्या हो जाता है, बाहर। अब बच्चा उससे पहले ध्यान से कभी चित्र देखा ही नहीं, तो ये बताइए कि अगर आप एक चित्र चार्ट से उसको समझाएं, और उससे भी बेहतर है कि अगर आपके पास प्रोजेक्टर है, टीवी है, तो उनमें एनिमेशन दिखाएं, तो बच्चे को दिखाई देगा कि एक टुकड़ा जा रहा है पेट में, फिर पेट के अंदर वाला पार्ट दिखाने लगेगा कि आमाशय है, भोजन आमाशय में गया, उसके बाद दिखाएगा कि कैसे 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 होते हुए भोजन कहाँ कहाँ जा रहा है। तो बताइए बच्चे को ये टीएलएम जो हम टीवी के द्वारा पढ़ाए या चार्ट चित्र के द्वारा पढ़ाए, उससे ज्यादा समझ में आएगा कि बच्चे को दे दे किताब लो लेकर बैठ के कहीं 12 घंटा पढ़ो, या थोड़ा मोरा बता दिए और जो है परिभाषा लिखा दिए कि लो ये इसको याद कर लो, तो बच्चा रटेगा ना। तो टीएलएम के द्वारा जब भी आप शिक्षण प्रक्रिया करवाते हैं तो बच्चा क्या होता है, अभिप्रेरित होता है। बच्चे को नोट गिनना सिखाना है, नोट पहचानना सिखाना है, तो आप नकली नोट यानी टीएलएम का प्रयोग करेंगे तो बच्चा जल्दी जल्दी जान जाएगा। लेकिन अगर आप किताब में दिखाएंगे कि देखो 100 है, ये 200 है, कहेंगे 100 का 4 ठो ले लो और 10 का इतना ले लो, तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। जब उसके अंदर आगे नकली नोट ही रहेगी तो टीएलएम का प्रयोग जब बच्चा करेगा तो जल्दी जल्दी क्या करता है, सीखता है, अभिप्रेरित होता है, ठीक है। ऐसे ही देखिए वैविध्यपूर्ण गतिविधियों का प्रयोग करना, जैसे कुल मिला जुला के प्रयोगशाला आधारित शिक्षण, ठीक है। मतलब कोई भी ज्ञान दीजिए तो उसको प्रैक्टिकली नॉलेज दीजिए, मतलब बच्चे को करके क्या करिए, सिखाइए, बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान दीजिए, उसी को हम वैविध्यपूर्ण गतिविधि का प्रयोग कहेंगे, यानी विविध प्रकार की गतिविधियों का प्रयोग करना। जैसे मैंने कई बार आपको बताया है कि द्रव पढ़ाना है तो 2 तरीका है, एक तो उसकी परिभाषा लिखा दें और दूसरा गिलास और कप में उसको दिखाकर गतिविधि कराकर सिखाएं। तो बताइए बच्चा किसमें ज्यादा रुचि लेगा, तो जो करके सीखने वाला है। इसीलिए वैविध्यपूर्ण गतिविधियों के माध्यम से भी हम बच्चे के अंदर रुचि और अभिप्रेरणा ला सकते हैं। ऐसे समृद्ध परिवेश, मतलब परिवेश इतना मित्रवत बनाइए, इतना मित्रवत बनाइए कि बच्चे को लगे ही ना कि हम घर से कहीं दूर हैं या किसी जेल में हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे कुछ टीचर भी ऐसे होते हैं कि बिना डेली हर बच्चे को मारे या एक आध दो बच्चों को मारे उनका मन भर पाता नहीं। तो बच्चों को अगर आप जैसे आप आज किसी को मार दिए तो कल के लिए सब बच्चे डरते रहेंगे ना कि करे ऊपर इनका हाथ गिरी कौन क्लियर ना। तो जब वहां पे ऐसा डर का माहौल है, आतंक का माहौल है, तो बताइए वहां का वातावरण, वहां का परिवेश समृद्ध है? नहीं। परिवेश एकदम मित्रवत, लोकतांत्रिक, संवेदनशील और धैर्यवान होना चाहिए, ताकि बच्चे अभिप्रेरित रहें, आपसे बिना डरे कोई भी चीज आके क्या करें, पूछ लें, आपसे चर्चा करें, आपसे बात करें, आपसे भाषा का प्रयोग करें, तो बच्चे जल्दी जल्दी चीजों को क्या करते हैं, सीखते हैं। फिर देखिए प्रोत्साहित करने वाला आंतरिक बल, यानी ये आंतरिक बल का मतलब है कि ऐसी चीजें आप बताइए, जैसे अभी दीपावली वाला उदाहरण हमने दिया, प्रस्तावना के जब आप प्रश्न पूछते हैं तो बच्चे प्रोत्साहित होते हैं कहां से, अंदर से अपने, मतलब ऐसी चीज उनके सामने प्रस्तुत करिए कि बच्चे अंदर से ही क्या हो जाएं, अभिप्रेरित हो जाएं सीखने के लिए।
इसके अलावा देखिए एक आयु अनुरूप साहित्य से भी बच्चे क्या होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। मतलब जैसे चंपक की कहानियां हैं, चाचा चौधरी की कहानियां हैं, मतलब बच्चे की जो आयु है उसके अनुरूप आप कहानी और कविता की किताब अगर दे रहे हैं तो बच्चा उसको भी पढ़ने में क्या करता है, रुचि लेता है। और हिंदी की किताब दे देंगे, पर्यावरण की किताब दे देंगे, हमारा परिवेश पढ़ो, तो उसको पढ़ने में उतनी रुचि नहीं लेगा। इसके बाद ये एक शब्द यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है, बार बार ये आया हुआ है, मास्टरी ओरिएंटेड गोल। कहीं पर भी हिंदी इसकी बार बार दिया है, चेंज कर दिया है, लेकिन अंग्रेजी में लिखा रहेगा मास्टरी ओरिएंटेड गोल, यानी प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य। एक पॉजिटिव टैग वर्ड, मतलब ये अभिप्रेरणा से संबंधित अगर क्वेश्चन है और मास्टरी ओरिएंटेड गोल है तो समझिए कि यह क्वेश्चन, यह ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। यानी बच्चा अपने लक्ष्य के लिए क्या हो, अभिमुखी हो, वह एकदम तत्पर हो कि हम चाहे जैसे अपने लक्ष्य को क्या करेंगे, पाएंगे। अगर कोई समस्या होती है तो वहां पे आपका शिक्षक, आपका मोटिवेटर क्या करेगा, आपका सहयोग करेगा। इसके बाद ये दो प्रकार के अभिप्रेरणा होते हैं जो बार बार पूछे गए हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन एकदम निश्चित है, एक क्वेश्चन निश्चित है, और कई अगर विषयों में आ गया तो कई क्वेश्चन हो जाएंगे। तो पहला देखिए क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा, और दूसरा क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा। देखिए आंतरिक को हम कहेंगे इन, ठीक है, और बाह्य को क्या कहेंगे, इक्स। जैसे एग्जिट कहते हैं ना, एग्जिट मतलब बाहर हो जाना, और अगर कमरे के अंदर आना है तो कमरे में यानी इन कहते हैं। तो इन से जो नाम रहेगा वो इसका मतलब क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा, और इक्स से जो नाम रहेगा वो क्या रहेगा, बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक। अब देखिए जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, 15 दिन बाद इसकी क्या है, परीक्षा है, 15 दिन बाद इसका परीक्षा होना है, और सुबह ये 6 बजे 5 बजे खुद उठकर पढ़ना शुरू कर देता है। कोई इसको नहीं कहता कि तुम पढ़ो, इसको स्वयं से, यह स्वयं रुचि लेता है, स्वयं से प्रेरित है, इसके अंदर जिज्ञासा है और योग्यता की क्या है, चाह। यानी ये बच्चा स्वयं से उठकर पढ़ना क्या करता है, प्रारंभ कर देता है। बताइए कोई बाहरी कारक इसको प्रभावित कर रहा है, नहीं। जब बच्चा स्वयं से पढ़ना शुरू करे या स्वयं से अभिप्रेरित हो, उसे बाहर से किसी को कहना ना पड़े पढ़ने के लिए, तो समझ जाइए कि क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा है। ठीक है। और अगर मान लीजिए एक बच्चा ऐसा है जिसका परीक्षा 15 दिन बाद है, लेकिन इसके पिता सुबह इसको डेली गरिया के उठा रहे हैं कि उठ, तुम्हारा परीक्षा 15 दिन बाद है, सो रहे हो, फलाने का लड़का क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो अगर बाहर से दबाव के कारण यह उठ के, और जो उठाया है उसको एक आध बार नींद में गाली वाली दे के और जबरदस्ती किताब खोल के और पढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह कैसे अभिप्रेरित है, बाह्यतम अभिप्रेरित है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि बच्चा परीक्षा की तैयारी अगर स्वयं कर रहा है तो वह क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा। देखिए स्वयं रुचि, स्वयं प्रेरित, और स्वतः जिज्ञासा आ जाए और योग्यता की चाह भी स्वयं रहे, तो ये सारे शब्द आपके ऑप्शनों में आए हुए हैं, तो इन सबको थोड़ा सा ध्यान देना। इसके बाद देखिए गणित विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर पिता क्या करता है, प्रशंसा करता है। ठीक है। अगर गणित में उसका बच्चा सबसे ज्यादा नंबर पाया है तो पिता जो है उसको साइकिल वाइकिल नहीं दे रहा है, बस उसकी क्या कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। तो यह उदाहरण किस प्रेरणा का होगा, आंतरिक प्रेरणा का। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद में शामिल होना। तो देखिए बच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वयं वाद विवाद में शामिल हुआ। अगर यही कह दे कि शिक्षक के कहने पर बच्चा वाद विवाद में शामिल हुआ तो तुरंत क्या हो जाएगा, बाय, क्योंकि बाहर से दबाव आ रहा है। लेकिन इसमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए बच्चा स्वयं वाद विवाद में शामिल हो रहा है, तो यह किस में रहेगा, आंतरिक अभिप्रेरण में। अब देखिए बाह्य अभिप्रेरण क्या होता है, ये माता पिता के डांटने या टीचर से
अंक लेने। जैसे नहीं होता है कि बच्चे गृह कार्य करके लाते हैं तो टीचर कहता है हाँ तुम्हारा 10 में से 7 नंबर है, तो उसी अगले दिन बच्चा इसीलिए करके लाता है कि मुझे नंबर मिलेगा, अंक मिलेगा। तो समझ जाइए कि अगर बाहर से कुछ मिल रहा है तो वह क्या है, बाह्य अभिप्रेरण। चाहे अंक मिले, चाहे रैंक मिले, चाहे पुरस्कार मिले, अगर इन सब के लिए बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो इसका मतलब वह बाह्य रूप से क्या है, अभिप्रेरित है। जैसे मैं अपना गृह कार्य करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें क्या देते हैं, अंक देते हैं। बाह्य पुरस्कार के लिए, नगद इनाम पाने के लिए, इन सब के लिए जो भी प्रयास बच्चे के द्वारा किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बाह्य अभिप्रेरण। अब इसी में देखिए एक और टर्म आ जाता है भौतिकवादी अभिवृत्ति। तो भौतिकवादी अभिवृत्ति का मतलब यह होता है कि पुरस्कार मिलने तक विद्यार्थी को गतिविधि को करने के लिए प्रेरित करती। जैसे आप कहते हैं बेटा 2 का पहाड़ा पढ़ो, हम तुमको 1 टॉफी देंगे, ठीक, तो ये टॉफी के चक्कर में 2 का पहाड़ा क्या करता है, सुनाता है। तो देखिए फिर से देखिए, पुरस्कार मिलने तक यानी टॉफी मिलने तक विद्यार्थी को गतिविधि को करने के लिए प्रेरित करना ही भौतिकवादी अभिवृत्ति कहलाती है। एक नया टर्म है आपके लिए, थोड़ा सा इस पे आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। इसके बाद देखिए अगला है अभिप्रेरणा चक्र। तो अभिप्रेरणा चक्र जो है, इसमें आपका पहला चक्र क्या है, आवश्यकता, दूसरा क्या है, अंतर्नोद या प्रणोद, तीसरा क्या है, क्रिया, और चौथा क्या है, प्रोत्साहन, और पांचवा क्या है, आवश्यकता की पूर्ति। ठीक है, जब अभिप्रेरणा के घटक पूछेगा तो केवल एक ए रहता है, एक ए रहता है और एक ए रहता है, ठीक है। लेकिन अभिप्रेरणा का अगर चक्र पूछ लिया तो चक्र में कैठो है, 5 में। पहला है आवश्यकता, अगर किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी तो हम कभी भी अभिप्रेरित नहीं रहेंगे। अगर यहाँ पे आप सीटेट पास न हो या आप जो है शिक्षक न बन पाए, अगर ऐसा कुछ नहीं होता कि आप बीएड बीटीसी नहीं किए होते तो कभी भी आप तत्पर नहीं रहते। तो तत्पर रहने के लिए, अभिप्रेरित रहने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक चीज क्या है, आवश्यकता, नीड। आवश्यकता अगर आपके पास है तो उसके लिए जो आप प्रयास करते हैं, तो प्रयास करते समय जो तनाव रहता है, क्या रहता है, तनाव रहता है, जो तड़प रहती है, उसी को आप क्या कहते हैं, अंतर्नोद या प्रणोद। जैसे खाना खाने से पहले वाली जो तड़प होती है, भूख की तड़प, उसी को आप अंतर्नोद या प्रणोद कहते हैं। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो अंतर्नोद या प्रणोद कहीं पर भी आएगा तो ऑप्शन में आप क्या खोजेंगे, तनाव। अगर तनाव प्रश्न में आया है तो ऑप्शन में क्या खोजेंगे, अंतर्नोद, तब भी आपका काम हो जाएगा। जैसे आपको कई बार बताया गया है कि प्रश्न अगर रुचि से संबंधित है तो ऑप्शन में प्रेरणा जरूर होगा, अगर प्रश्न अभिप्रेरणा से संबंधित है तो रुचि ऑप्शन में जरूर होगा, क्योंकि रुचि एवं अभिप्रेरणा, तो रुचि अभिप्रेरणा दोनों एक ही साथ चलेंगे। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, क्रिया, यानी उस, जैसे आपको शिक्षक बनना है उसके लिए जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वही क्या है, क्रिया है। इसी क्रिया को हम लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कहते हैं मनोविज्ञान के टर्म में। मतलब जिस लक्ष्य को पाने के लिए जो हम व्यवहार कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसी को क्रिया कहेंगे। और प्रोत्साहन या उद्दीपन का मतलब है कि अब हम उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं, अब हम उद्दीपक को प्राप्त कर चुके हैं, तो वही हमारा क्या होता है, प्रोत्साहन। उसके बाद आवश्यकता की क्या हो जाती है, पूर्ति। तो पहला क्या है, आवश्यकता, दूसरा क्या है, अंतर्नोद या प्रणोद, तीसरा क्या है, क्रिया या लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, और चौथा क्या है, प्रोत्साहन, और पांचवा क्या है, आवश्यकता की पूर्ति। 2 बार आपका ये डायरेक्ट पूछा है और पूरा सीरियल से आपको बताना है कि पहला आवश्यकता है, दूसरा अंतर्नोद के जगह पे प्रणोद भी दे सकता है, और तीसरे में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार ही आपके ऑप्शन में आया है। फिर चौथे में प्रोत्साहन के जगह पे उपलब्धि आया है। उपलब्धि का मतलब जैसे उद्दीपक की प्राप्ति का मतलब क्या है, उपलब्धि हो गई। उसके बाद आवश्यकता की पूर्ति। फिर देखिए एक अब्राहम मैस्लो हैं जो किससे संबंधित है, मानवतावादी यानी अभिप्रेरणा से ही संबंधित है। इन्होंने एक त्रिभुज दिया है और त्रिभुज के सबसे निचले स्तर पर इन्होंने क्या रखा है, दैहिक मांग या आधारभूत आवश्यकताएं,
और एकदम ऊपर क्या रखा है, आत्म सिद्धिकरण, जिसे हम आत्मबोध भी कहते हैं या यथार्थीकरण भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए सीटेट में केवल इसी 5वें वाले से क्वेश्चन बार बार आता है, और या तो अगर बहुत ज्यादा आएगा तो पहले से वाले से आ जाएगा। जैसे इन्होंने कहा कि हम अभिप्रेरित क्यों होते हैं, अपने दैहिक मांग के लिए, मतलब जो हमारी आधारभूत आवश्यकताएं हैं। जैसे आधारभूत आवश्यकताएं क्या हैं, आधारभूत आवश्यकताएं हैं खाना, पानी, ये सब अगर नहीं रहेगा तो कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। तो दैहिक मांग, और 5वें नंबर पे क्या है, आत्म सिद्धिकरण, और आपके ज्यादातर एग्जाम में आत्मबोध आता है। आत्मबोध का मतलब स्वयं को जानना, जो हम करना चाह रहे हैं वो कर ले। जैसे एक व्यक्ति है जो आर्मी में है, उसका पाकिस्तान के साथ लड़ाई है, तो वहां से वह भागेगा नहीं, उसको आत्मबोध है कि मुझे मारना है तो मारना है, चाहे भले मैं मर जाऊं। उसी को आप आत्मबोध या आत्म सिद्धिकरण या यथार्थीकरण कहेंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए अभिप्रेरित किसी बच्चे को अगर करना है तो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न पूछकर भी हम बच्चे को अभिप्रेरित कर सकते हैं। सही मार्गदर्शन देकर, सही निर्देशन देकर हम बच्चे को क्या कर सकते हैं, अभिप्रेरित कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धा के माध्यम से भी हम बच्चे को अभिप्रेरित कर सकते हैं, लेकिन यह नकारात्मक टैग वर्ड है, इसको ध्यान दीजिएगा कि प्रतिस्पर्धा के द्वारा भी, अगर बच्चा स्वयं प्रतिस्पर्धा कर रहा है तब उसे नहीं नकारात्मक कह सकते हैं, लेकिन अगर प्रतिस्पर्धा किसी ऑप्शन में आ रहा है तो ज्यादातर वह क्या है, गलत है। आत्मगौरव की अनुभूति कराकर, पूर्व ज्ञान से जोड़कर, रुचि उत्पन्न करके, जिज्ञासा उत्पन्न करके, आत्म प्रकटीकरण का मौका देकर, गतिविधि आधारित शिक्षण करके, नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर, दृष्टांत उदाहरण देकर, दृष्टांत का मतलब क्या है, मूर्त उदाहरण देकर, सहभागिता या सक्रियता बनाकर, उचित शिक्षण विधि के द्वारा, और शिक्षक का व्यवहार सही हो। शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, सुविधा प्रदाता, सुगम करता, मार्गदर्शक व निर्देशक, और निदान व उपचार करने वाला। इसके अलावा भ्रम को दूर करके, और पुनर्बलन। यहाँ पे देखिए पुनर्बलन भी एक नकारात्मक टैग वर्ड है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। पुनर्बलन सकारात्मक नहीं है, लेकिन एक अच्छा टर्म है भले, लेकिन यह जो टैग वर्ड है कैसा है, नकारात्मक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यह भी टैग वर्ड खत्म हो गया।